किसी भी देश पर अधिकार और सत्ता जमाने के लिए उस देश के समाज, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति पर प्रहार से बढ़कर कोई और माध्यम नहीं। जब देश के लोगों में अपनी शिक्षा, संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति हीनता पैदा हो जाए तो उस देश को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। मैं डॉक्टर अर्चना आज आपके साथ एक विषय वस्तु पर विचार रख रही हूँ। उपनिवेशवाद का भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर किस प्रकार आंतरिक घात किया गया, जिसने हमारे देश की मौलिकता एवं विशिष्टता का ह्रास कर दिया। जब भी कोई नई सत्ता किसी देश पर अधिकार जमाना चाहती है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है उस देश के लोगों से अपने विचार, अपनी सत्ता मनवाना, या यूं कहे उनकी मानसिकता को इतना अपाहिज बना देना कि वो आपकी बातें मानने पर मजबूर हो जाए और सहमति दे दे। और इसके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। निसंदेह संचार साधनों, स्वास्थ्य सुधार एवं नई कानून व्यवस्था के निर्माण ने भारतीय संस्कृति को सकारात्मक रूप में काफ़ी प्रभावित किया था, परंतु इसके नकारात्मक पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आवागमन की सुविधा ने जहां ग्रामीण व शहरी व्यवस्थाओं का मिलाप करवाया, वहीं ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। धर्म, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में जो पुनरुत्थान हुए उसने जाति व्यवस्था, बाल विवाह एवं अंध व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए। वेदों की पौराणिक धारणाओं को अंधविश्वास कहकर हिंदू धर्म में उथल पुथल मच गया। सनातन धर्म जर्जर होने लगा। रूढ़िवादिता एवं आधुनिकतावाद में द्वंद्व शुरू हो गया। उच्च शिक्षा प्राप्त हिंदुस्तानी समुद्र पार यूरोपीय क्रांति से प्रभावित होकर देशभक्त भी बने और औपनिवेशिक शक्तियों का गुलाम और सेवक भी। मेरा विषय उपनिवेशवाद के उन दुष्प्रभावों से है जिसने भारतीय शिक्षा पर आघात करके हमारे देश की विशिष्टता को खत्म कर दिया। हमारे देश की शिक्षा नीतियां अपने आप में अद्वितीय थीं। शिक्षा धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों ही था। पंडितों एवं मौलवियों द्वारा शिक्षा भी दी जाती थी, परंतु वह सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा तक ही एवं उच्च शिक्षा विद्यालयों, आश्रमों में होती थी, जहाँ अध्यात्म, कानून, दर्शन सभी का अध्ययन होता था। यह सत्य है, शिक्षा पर वर्चस्व ब्राह्मणों का था, जिन्होंने महिला, निम्न जाति के लोगों, कृषक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा था। यह भी सच है, उच्च शिक्षा वर्ण व्यवस्था तथा धर्म से नियंत्रित था। वर्ण व्यवस्था की कट्टरता के कारण हिंदू विद्यालयों में जहां एक वर्ग विशिष्ट का अधिकार था, वहीं मुस्लिम मदरसों में सबका प्रवेश होता था। साइमन रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा की इस परिस्थिति का पूर्ण विवरण भी मिलता है। और इसी हालात परिस्थिति को देखकर मैकाले की सोच सामने आती है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा लाना था, ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार करना था जो रंग और रूप से भारतीय हो, परंतु विचारों से, नैतिकता से, मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो। वस्तुतः मैकाले के इस कथन की सच्चाई यही है कि ब्रिटिश सरकार को चलाने के लिए भारतीय जाति का सस्ता कर्मचारी पैदा करें। 1780 में कलकत्ते का मदरसा, बनारस संस्कृत महाविद्यालय, 1870 में हिंदू महाविद्यालय जो आज का प्रेसिडेंसी कॉलेज बन चुका है, इन सब की स्थापना हुई। वुड्स का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र 1854 बाद में भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार बना, जिसने पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करके अंग्रेजी माध्यम के प्रयोग द्वारा प्रशिक्षित सेवक पैदा करना शुरू कर दिया। इसको लागू करने के उद्देश्य से हर प्रांत में सार्वजनिक निर्देशक, निरीक्षक तथा उप निरीक्षकों को नियुक्त किया गया।
हर प्रांतों के गवर्नरों को कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। महिलाओं की शिक्षा का दायित्व भी सरकार को दे दिया गया। हंटर आयोग की सिफारिशों को मान लेने से यह साफ हो गया था, सरकारी विभाग की नौकरी सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम एवं पाश्चात्य विचारों के ज्ञान से ही संभव था। चूंकि मुसलमान जनता में अंग्रेजी शिक्षा को इस्लाम के विरुद्ध माना गया, अतः उन्हें सरकारी नौकरियां नसीब नहीं हुई। परंतु बाद में सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से मुस्लिम जनता भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए तैयार होने लगी। इस तरह भारतीयों को शिक्षित करके डार्विन, स्मिथ, जेस मिल पढ़ाकर, लोकतांत्रिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ाकर अंग्रेजों के प्रति वफादार बनने रहने वाले शिक्षित भारतीयों का वर्ग तैयार होता गया। अंग्रेजों के लिए निसंदेह यह बौद्धिक पुनर्जागरण था। भारत पहले से कहीं ज़्यादा अशिक्षित हो रहा था, जितना वो 50-100 साल पहले था, और यह विचार महात्मा गांधी के हैं। उन्होंने कहा, भारत में हीनता की भावना डाल दी गई और इसी हीनता के कारण उन्हें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से घृणा पैदा होने लगी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने सिर्फ यूरोपीय संस्कृति को गौरवशाली बताया। मैकाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूरोपीय पुस्तकालयों में का सिर्फ एक खाना भारत और उसके देसी साहित्यों के बराबर है, अर्थात भारत की शिक्षा पद्धति में कुछ भी नहीं था। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति परीक्षाओं पर आधारित सिर्फ उपाधियां देता था, और उसी शिक्षा पद्धति को हमने स्वतंत्र भारत में भी वर्षों तक अपनाया। इस शिक्षा का जीवन की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई योगदान, कोई सरोकार नहीं था। विदेशी साहित्यों का अध्ययन रोजगार देने में असमर्थ थी। भारतीय संस्कृति व सभ्यता अंग्रेजों से अलग थी, इसलिए व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान के अभाव में अंग्रेजी शिक्षा ही बेरोजगारी का पर्याय बनती चली गई। अंग्रेजी शिक्षा में ब्रिटिश विशेषताओं की चर्चा करके भारतीय मनुष्यों को बौना कर दिया गया। वेद उपनिषदों का विकृत रूप प्रस्तुत किया गया, जिसके विरोध में सभी धार्मिक वर्गों ने अपने अपने धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, विश्व भारती आदि संगठनों की भी स्थापना शुरू कर दी। इसी असंतोष एवं अपमानजनक परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय आदर्श परंपरा को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, और यह प्रयास आज तक सतत है। एक विदेशी भाषा ने हमारे मानस पटल पर अधिकार जमा लिया। हम विचारों में कुछ और सोचते हैं, परंतु बोलने और लिखने से पहले न जाने कितने संज्ञा सर्वनाम विशेषण का उपयुक्त तालमेल बैठाते हैं, और तब तक विचारों की भावना खत्म हो जाती है, शब्दों की अभिव्यक्ति खत्म हो जाती है। सबसे अहम विचारणीय बिंदु यह है, यह अंग्रेजी शिक्षा एक बहुत छोटे वक्त तक सीमित रह गई, जिसने समाज को बांट दिया। यह जनमानस तक नहीं पहुंच सकी, और एक वर्ग सभ्य विशिष्ट बनकर आ गया और अन्य समाज के लोग असभ्य और पिछड़ा बनकर, और इस तरह ब्रिटिश ताकतों ने शिक्षा का प्रयोग करके एक प्रांत को दूसरे प्रांत से, एक वर्ग को दूसरे वर्ग को समाज में फूट डालो और शासन करने की नीति अपना ली। अंग्रेजों की गुलामी करने लगा एक शिक्षित वर्ग, जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित था, पर वह भी धीरे धीरे अपमानित व शर्मिंदगी का जीवन व्यतीत करने लगा। उनकी भी मानसिकता विकृत होने लगी, जिसे अनेक चलचित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति को पिछड़ी, बर्बर, जंगली, अनुपयोगिक सिद्ध करके अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी मानसिकता को व्याकुल कर दिया। हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना को तोड़ मरोड़ कर भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर प्रहार किया। आज उसी धरोहर को बचाने के लिए भारतीय शिक्षा नीति का आह्वान किया गया है,
जिसमें हमारे देश की समग्रता का चित्रण है। हमारे देश की स्थानीय भाषाओं को हमें हमारे संस्कार से जोड़ने की बात कही गई है। यह समय है हम विदेशी शिक्षा ने हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को कितना जर्जर कर दिया, उसे सोचें और नई शिक्षा नीति को अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति से जोड़कर इसको सफल बनाने में, इसके प्रयास में हम साथ दें। धन्यवाद।